मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज चतुर्थ अध्याय देवगति का वर्णन हम सभी का चल रहा था। देवगति के वर्णन में हमने जो प्रारंभ से देखना चालू करा था उसमें हमने देखा था कि देव 4 निकायों वाले होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, जिसमें से पहले के 3 निकायों में पीत लेश्या तक पाई जाती है। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं पाई जाती है। पीत तक पाई जाती है। पद्म और शुक्ल वैमानिकों में पाई जाएगी। फिर इसके बाद भेद बताते हुए क्या लिखा था कि दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंता। तो ये जो देव होते हैं तो भवनवासी देव 10 प्रकार के, व्यंतर देव 8 प्रकार के, ज्योतिषी देव 5 प्रकार के और वैमानिक देव 12 प्रकार के होते हैं। फिर इन देवों के बारे में और क्या बताते हैं? इनमें 10 जातियां पाई जाती हैं। क्या क्या 10 जातियां हैं? इंद्र सामानिक, त्रयस्त्रिंश पारिषद, आत्मरक्ष लोकपाल, अनीक प्रकीर्णक, आभियोग और किलविशिक। तो ये कैसे होते हैं? एक राजा के समान वैभव वाले, एक मंत्री के समान पिता तुल्य या गुरु तुल्य। फिर पारिषद देव कौन है? जो सभा के सदस्य हैं। आत्मरक्ष जो इंद्र के अंगरक्षक होंगे। लोकपाल जो कोतवाली का काम करेंगे। अनीक जो उस इंद्र की सेना के सदस्य होंगे। प्रकीर्णक जो सामान्य रहने वाले देव हैं वो प्रकीर्णक। और आभियोग्य देव कौन है? जो दास दासी का काम करे, वाहन इत्यादि बने। और किलविशिक वहां पर नीच गोत्र वाले, जैसे हमारे यहाँ चांडाल इत्यादि होते हैं, अस्पर्श शूद्र इत्यादि जीव होते हैं, वैसे वहां के पापी देव, उनको किलविशिक कहा गया। फिर इसके बाद क्या कहा गया कि त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का। तो व्यंतर और ज्योतिषी देवों में, इन 2 निकायों में क्या होते हैं? त्रायस्त्रिंश जो मंत्री के समान होते हैं, पिता तुल्य या गुरु तुल्य, वे त्रायस्त्रिंश नहीं होते। और लोकपाल मतलब जो कोतवाली का काम करते हैं, ऐसे वो देव भी नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर नहीं पाए जाते? 2 निकायों में। कौन कौन से निकायों में? व्यंतर और ज्योतिष, इन 2 निकायों में। फिर इंद्र के लिए आगे क्या कहा गया? पूर्वयोर द्विन्द्राः, मतलब आगे के जो 2 निकाय हैं, कौन कौन से 2 निकाय हैं? आगे के 2 भवनवासी और व्यंतर, इन 2 निकायों में 2-2 इंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, 2-2 इंद्र हैं और 2-2 प्रतीन्द्र हैं भवनवासी और व्यंतरों में। फिर देवों में काम सेवन किस प्रकार से होता है? काम सुख कैसे भोगते हैं? तो उसके लिए सूत्र लिखा था, काय प्रविचारा आ ईशानाथ। ईशान स्वर्ग तक जो प्रविचार होता है, जो मैथुन सेवन होता है, वो किस प्रकार से होता है? काय से होता है, शरीर से होता है। जैसे मनुष्यों और तिर्यंचों में होता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों की तरह वहां पर काम भोग भोगे जाते हैं। कहाँ तक? आ ईशानाथ, ईशान स्वर्ग से पहले पहले तक। ईशान स्वर्ग से पहले पहले क्या क्या आ जाएगा? 3 निकाय आ जाएंगे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देवों में सौधर्म स्वर्ग के देव और ईशान स्वर्ग के देव, ये सभी काय से प्रविचार करते हैं। इसके ऊपर कैसे होता है? शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। तो ऊपर के जो देव हैं वो मात्र काय से, शरीर से नहीं करना पड़ता जैसे मनुष्य तिर्यंचों में होता है। मात्र देवी या देव को स्पर्श करने मात्र से, उनका रूप देखने मात्र से, उनके शब्द कान में पड़ने मात्र से, मन में विचार कर लेने मात्र से, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सिर्फ स्पर्श कर लिया तो संतुष्टि पालेंगे। फिर स्पर्श भी करने की आवश्यकता नहीं है, रूप देख लिया तो संतुष्टि मिल जाएगी। शब्द कान में पड़ गए, अब रूप देखने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर और ऊपर बढ़े तो मात्र मन में विचार कर लेने से उनको काम सुख की जो संतुष्टि होती है वो प्राप्त हो जाएगी उनको। ठीक है, उसके अब ये कहाँ तक के लिए था? 16 स्वर्गों तक के लिए। उसके ऊपर क्या है? परे प्रविचाराः, परे अप्रविचाराः। परे मतलब ऊपर के, उससे ऊपर के। 16 स्वर्गों से ऊपर क्या है? 9 ग्रेवियक हैं, फिर 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं। इन विमानों में प्रविचार नहीं होता, अप्रविचारा। क्यों? क्योंकि इनकी कषायों की मंदता है और देवियों का अभाव है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर प्रविचार रहित देव होते हैं। यहाँ तक सभी ने देख लिया था। फिर कल हमने 3 सूत्र पढ़े थे।
तीन सूत्र कौन से थे जिसमें अपन ने एक सूत्र देखा है भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5 और वैमानिक देव जो हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने भवनवासी देवों के जो 10 प्रकार हैं वो 10 प्रकार कौन से होते हैं उसके लिए सूत्र देखा था कल। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि द्वीप दिक कुमारा। भवनवासी देव जो हैं 10 प्रकार के उनके नाम बताए हैं यहाँ पर। दिक कुमारा, इसमें जो कुमार शब्द है ये सबके साथ लगाना है, अंत दीपक है कुमार। तो भवनवासी के 10 प्रकार कौन कौन से हो गए? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, फिर अग्नि कुमार के बाद वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। एक बार और बोल रहा हूँ दसों के नाम। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। इन सब के नाम के आगे कुमार शब्द क्यों लगाया गया है? क्योंकि इनकी जो चेष्टाएं होती हैं वो किसके जैसी होती हैं? जैसे युवराज होता है, एक कुमार राजकुमार होता है, ठीक है, एक राजा होता है, एक राजकुमार होता है। तो राजा तो पूरे राज्यभार को संभालता है, राजकुमार कैसा होता है? यौवन संपन्न होता है, चंचल स्वभाव का होता है, मस्ती करने जैसा उसका स्वभाव होता है, यहाँ वहां घूमता रहता है, ठीक है, उसके कंधे पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक वैसा ही स्वभाव इन भवनवासी देवों का होता है, इसीलिए इनके नाम के आगे कुमार शब्द लगाया गया है। इनका जो रूप सौंदर्य है वो हमेशा यौवन संपन्न होता है, सभी देवों का ऐसा ही होता है। 16 से 18 साल के जो युवक होते हैं एकदम सुंदर दिखने वाले, वैसे इन सभी का शरीर होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था, ये भवनवासी देवों के 10 भेद हो गए। फिर इसके बाद व्यंतर देवों के भेद। व्यंतर देवों के भेदों के लिए आगे का सूत्र लिखा, व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। ठीक है, सूत्र क्या था? व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाह, ये सूत्र लिखा हुआ था। तो व्यंतर जो हैं 8 प्रकार के यहाँ पर नाम बता दिए गए, किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। इनमें हमने कल स्पेशली देखा था कि भूत पिशाच राक्षस ये सब नाम पढ़ने में आते हैं, तो ये सब नाम हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहली इमेज कैसी आती है राक्षस की? कि राक्षस सींग वाले होते होंगे, नुकीले लंबे दांत होते होंगे, भयानक सी जीभ होती होगी, डरावना सा मुख होता होगा जिनको देख करके हम भयभीत हो जाएं। भूत कैसे होते होंगे? एकदम छाया के समान। पिशाच कैसे होते होंगे? खून पीने वाले पिशाच इत्यादि ऐसे। तो ये जो है इस प्रकार का इनका स्वरूप नहीं है, ये व्यंतर देवों का स्वरूप नहीं है। हमने क्या बोला? सभी देव जो होते हैं वे सारे के सारे देव अत्यंत सुंदर शरीर को प्राप्त होते हैं, ठीक है, अत्यंत सुंदर शरीर को प्राप्त होते हैं ये सारे देव, ठीक है। इन देवों के एकदम यौवन संपन्न होता है, 16 से 18 साल के जैसे युवक युवती हों तो इतना सुंदर रूप उनका यौवन संपन्न, वैसा इनका शरीर होता है, ऐसा समझना है। तो ठीक है, ये दिखने में एकदम सुंदर होते हैं, हमारे सामने अगर ये आ जाएं तो हमको इतने सुंदर दिखें, इतने सुंदर दिखें, मंत्रमुग्ध हो जाए उनको देख करके, इतना सुंदर उनका रूप है। लेश्या पीत है, पीले रंग का शरीर, बहुत ऐसे प्यारा सा शरीर उनका, ऐसा अपने को समझना है, इस प्रकार का उनका शरीर है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि अगर वो विक्रिया करें तो विक्रिया करके वो भिन्न भिन्न रूप में आकर के राग द्वेष के वशीभूत हम सबको डरा सकते हैं, तब वो ऐसा भयानक रूप ले लें जिसको देख करके हमको डर लगे, ऐसा तो संभव है। मगर इनका जो मूल शरीर है उस मूल शरीर की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा शरीर है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ज्योतिष देवों के बारे में देखा था। ज्योतिष देवों के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तो ज्योतिषकाः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारे, ठीक है।
ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हो गए। श्रेयस भैया के आज नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, तो ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हो जाते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इसमें चंद्रमा जो है उसको इंद्र कहा गया है, बाकी सब चंद्रमा के परिवार के सदस्य हैं। वो इंद्र है, बाकी सब उसके परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, फिर हमने कल 100 इंद्रों की गणना देखी थी। 100 इंद्र कैसे बनते हैं? तो 100 इंद्र किस प्रकार से बनते हैं? सबसे पहले भवनवासियों में देखो, भवनवासियों के 10 प्रकार, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, उदधि कुमार, स्तनित कुमार, दिक कुमार, द्वीप कुमार। ठीक है, ये 10 प्रकार के भवनवासी हैं। तो अपन ने एक सूत्र देखा था, पूर्वयोर द्विंद्रा। तो भवनवासियों में दो दो इंद्र होते हैं। अब इंद्र के साथ प्रतींद्र हमेशा होगा, तो 2 इंद्र 2 प्रतींद्र। तो असुर कुमार जाति के 2 इंद्र 2 प्रतींद्र। फिर असुर के बाद कौन सा था? असुर के बाद नाग कुमार, तो नाग कुमार जाति के 2 इंद्र 2 प्रतींद्र। विद्युत कुमार के 2 इंद्र 2 प्रतींद्र। सुपर्ण कुमार के 2 इंद्र 2 प्रतींद्र। ऐसे कर करके 20 इंद्र हो जाएंगे। 10 प्रकार के देवों में 20 इंद्र और 20 ही प्रतींद्र, तो टोटल कितने हो गए? 40। ठीक है, ये 40 भवनवासियों के। फिर व्यंतरों के, किन्नरों के 2 इंद्र, फिर किन्नर किम पुरुष के 2, महोरक के 2, गंधर्व के 2, यक्ष के 2, राक्षस के 2, भूत के 2 और पिशाच के 2। ठीक है, तो 8 प्रकार के 16 इंद्र और 16 ही प्रतींद्र। ठीक है, 40 अपन ने किसके देखे? भवनवासियों के। 40 हो गए भवनवासियों के। फिर ये कैसे बने? व्यंतरों के 16 इंद्र 16 प्रतींद्र, तो 32 व्यंतरों के। अब जो ये ज्योतिषी देव हैं, ज्योतिषी देवों में क्या होता है? ज्योतिषी देवों में चंद्रमा इंद्र कहा गया है और सूर्य को प्रतींद्र कहा गया है। तो 2 हो गए ये, चंद्रमा और सूर्य। ठीक है, ज्योतिषी देवों में 2 इंद्र, मतलब 2 कैसे? एक चंद्रमा इंद्र और सूर्य प्रतींद्र। और फिर वैमानिक देव 12 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम आगे, हो गया, हाँ, जिनके बारे में हम आगे वर्णन पढ़ने वाले हैं। 12 प्रकार के कौन से होते हैं? तो अब उनमें तो क्या था, सिर्फ व्यंतर और भवनवासी में ही 2 2 इंद्र 2 2 प्रतींद्र थे ना। ज्योतिषी और वैमानिक में तो एक एक ही था। तो 12 प्रकार के देवों में 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र, ऐसे करके 24। 24 कहाँ हो जाएंगे? वैमानिकों में। ठीक है, तो इनका टोटल करो तो 98। तो देवों के कितने इंद्र हो गए? 98। ठीक है, फिर मनुष्यों में इंद्र किसको कहा गया? चक्रवर्ती को। ठीक है, चक्रवर्ती मनुष्यों का इंद्र है। और सिंह किसका इंद्र है? त्रियंचों का। तो कितने हो गए? 98 प्लस 2 ये जोड़ दिए, तो इस प्रकार से 100 इंद्र होते हैं। ठीक है, वैमानिक के कैसे बताए थे कि एक इंद्र एक प्रतिंद्र? हाँ, एक इंद्र एक प्रतींद्र। अब वैमानिकों के लिए अच्छा, सूत्र, इसलिए 24। हाँ, सूत्र क्या आया ठीक था है, वैमानिकों के लिए? 12 प्रकार का है ना वामानिक, वैमानिक। ओके तो 12 ओके इंद्र और ओके। 12 प्रतींद्र, ऐसे करके 24। ठीक है, तो भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, ज्योतिषी देवों के 2 सूर्य और चंद्रमा, वैमानिकों के 12। तो इस प्रकार से देवगति में 98 कुल इंद्र होते हैं। मनुष्यों का चक्रवर्ती, ये किसके लिए है? ये मनुष्यों के लिए, और ये त्रियंचों के लिए। क्या हो गया आपको? मेरा किसके लिए? मेरे पास नहीं है, आप कहीं रख के गई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों गतियां मिलाकर के 100 इंद्र बनते हैं। ये 100 इंद्र भगवान की वंदना करते हैं। अंकेश भैया गाथा बोलो, एक एक पद बोलना। भवना लय चालीसा, भवनवासियों के 40,
विंतर देवाण होंती बत्तीसा। व्यंतर देवों के 32। कप्पा मार चौबीसा। कप्पा मतलब कल्पवासी देव, कल्पवासी मतलब हाँ जो वैमानिक देव हैं उनकी बात हो रही है। हाँ। और चंदो सूरो। चंद्र सूर्य ज्योतिषी देवों के 2। और हाँ, एक नरो और तिरियो। नरो और तिरियो, तो नरो और तिर्यंश का भी एक एक, इस प्रकार से कुल 100। 100 इंद्र होते ये हैं। सूत्र काय का है? ये पढ़ते हैं यार हम रोज अभिषेक करते समय। हाँ, ये सूत्र भी पढ़ा, ये पढ़ा भी जाता है, मंगलाचरण में भी हाँ, उपयोग किया गया है कई जगहों मंगलालय पर। चालीसा। ये रत्नकांत शावकाचार्य जी का है क्या? नहीं नहीं, रत्न नहीं नहीं नहीं। तो मंगलाचरण जैसा ही है। मंगलाचरण एक अरे द्रव्य ये संग्रह के मंगलाचरण में 100 इंद्रों का वर्णन है, और मतलब अंकेश भैया ने गाथा कहीं की। कहीं कहीं तो आया होगा ना ये सूत्र, ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ का है। ये सूत्र एक्चुअली किसी अभिषेक पाठ का है, आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये अभिषेक में पढ़ते हैं, ये तो पक्का है। नहीं, ये वाले सूत्र की बात हो रही है, भवनालय चालीसा वाला। द्रव्य संग्रह का सूत्र नहीं है ये, गाथा नहीं नहीं, की, द्रव्य संग्रह का नहीं है। गाथा नहीं है ये द्रव्य संग्रह। गाथा में देविंद विंद बंदम के लिए इसको इसको बताया गया है, हाँ, एक्सप्लेन किया गया है। उसमें द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में है ये, जीवम अजीवम दब्बम जिणवर वसहीन जीर्ण निर्दिठम देविंद विंद वंदम देविंद विंद बंदम वंदे त हम सबदा सबदा सिरसा। सिरसा। तो देविंद विंद देवों के, इंद्रों के समूह, तो 100 इंद्रों का इस हम्म। प्रकार से समूह बना। और हाँ, तो उसके लिए इस गाथा को एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, ठीक है, ये हमने कल तक देख लिया था। श्रेयस भैया क्लियर है इतना? हाँ हाँ भाई, क्लियर है ये ठीक भी। है, सौरभ भैया और बाकी सभी को भी, सभी को समझ आया है? तो अपन आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे का सूत्र देखेंगे अपन। अगला सूत्र क्या लिखा? मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके। हितेन सूत्र बोलो। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके। ठीक है, अगला सूत्र भी साथ में बोल रहा हूं मैं। तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः काल विभागः। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? हाँ, तत्कृतः काल विभागः। ठीक है, अगला सूत्र है बहिर्वस्थिताः। 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 सौरभ भैया सूत्र बोलोगे? बहिर्वस्थिताः। ठीक है, अब पहला सूत्र जो हमने पढ़ा, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। नृलोके मतलब मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक कितना है? 2.5 द्वीप जितना। तो 2.5 द्वीप में जो सूर्य चंद्रमा है, ज्योतिष देवों के बारे में वर्णन चल रहा है ना, तो उसके लिए जो 2.5 द्वीप में सूर्य चंद्रमा है, वो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, गोल गोल उसके प्रदक्षिणा दे रहे हैं। ये सूत्र का मतलब है। इनके प्रदक्षिणा देने से ही अगला सूत्र था तत्कृतः काल विभागः। अब इनके प्रदक्षिणा देने से काल का विभाग होता है, दिन रात होते हैं, पक्ष मास ये सब चीजें होती हैं। इनके प्रदक्षिणा देने से समय चल रहा है। बहिर्वस्थिताः, मनुष्य लोक के बाहर जितने भी ज्योतिष देव हैं वो अवस्थित हैं। अवस्थित है मतलब वो गमन नहीं करते, घूम नहीं रहे। और मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों मतलब निरंतर घूमते ही रहते हैं। तो 2.5 द्वीप के अंदर जितने सूर्य चंद्रमा हैं वो निरंतर घूम रहे हैं, और उसके बाहर जितने हैं वे सारे के सारे एक जगह पर स्थित हैं। अब ये ज्योतिष लोक के बारे में सारे सूत्र थे। अब अपन समझते हैं कि ज्योतिष लोक एक्चुअली होता किस प्रकार का है। तो अपन देखेंगे, मैं एक बार, मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे इसको देखना। ठीक है,
ये देखो, ये सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत में 4 वन हैं। जो सबसे नीचे है उसका नाम है भद्रसाल वन। फिर उससे 500 योजन ऊपर जाकर के सोमनस वन, फिर यहाँ नंदन वन और यहाँ पांडुप वन। ये सुमेरु पर्वत की चूलिका है। ठीक है। अब सुमेरु पर्वत से क्या होता है, ये जो है ये सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। ये पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं। ठीक है। इस पृथ्वी पर अभी हम सब रह रहे हैं। ठीक है। इस पृथ्वी से क्या है, पहले तो अभी ये जब प्रदक्षिणा दे रहे हैं तो ये प्रदक्षिणा कैसे देते हैं, ये ऐसे सुमेरु पर्वत से एकदम चिपक करके प्रदक्षिणा नहीं दे रहे हैं। वो कैसे प्रदक्षिणा दे रहे हैं, सुमेरु पर्वत से कितना डिस्टेंस है उनका, यहाँ से 1121 योजन, 1121 योजन दूर से। ये जो सुमेरु पर्वत का नीचे का विस्तार है ना, वो कितना है, 10,000 योजन का विस्तार है सुमेरु पर्वत का। ठीक है। ये जो विस्तार है सुमेरु पर्वत का, ये 10,000 योजन का है। और उसके भी 1121 योजन बाद से यहाँ से उनकी गलियां प्रारंभ होती है। गलियां मतलब ऑर्बिट्स, जैसे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स पता है ना हमको, वैसे इनकी ऑर्बिट्स हैं, गलियां हैं। उन गलियों में वो निरंतर घूम करके प्रदक्षिणा देते हैं। तो उनकी गलियां ऐसे सुमेरु पर्वत से सट के चालू नहीं हो रही है। सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर जा करके उनकी गलियां प्रारंभ होती है ज्योतिष विमानों की। ठीक है। ये और यहाँ से सुमेरु पर्वत से तो इतना डिस्टेंस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, जमीन से कितने ऊपर हैं वो सारे के सारे, तो प्रारंभ होता है 790 योजन से, 790 योजन से। ठीक है। यहाँ सबसे पहले 790 योजन पर हैं, जो पहले ज्योतिष विमान आएंगे वो 790 योजन पर आएगा। ठीक है। पृथ्वी से 790 योजन ऊपर। फिर कहाँ तक पाए जाते हैं ये, देखो ये यहाँ पर एक दूसरा वन था, भद्रसाल वन, सोमनस वन। सोमनस वन से थोड़ा सा ही ऊपर है बस ज्योतिष लोक का प्रारंभ। ठीक है। करीब 290 योजन ऊपर। फिर वहां से कहाँ तक, तो बहुत छोटा सा पट्टी है उसकी। ठीक है। मध्यलोक कितना है, तो 1,99,000 योजन है यहाँ से यहाँ तक। उनका कितना सा क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का 110 योजन का। ठीक है। ये 110 योजन का है मात्र ये। तो हाइट टोटल यहाँ पर कितनी हो गई, ये 790 थी तो 110 जोड़ देंगे तो 900 योजन तक। यही शायद चंद्रमा की हाइट है ना? चंद्रमा की हाइट थोड़ी सी कम है इससे, वो अपन देखेंगे अभी आगे जाकर के कितनी हाइट है। हर एक ज्योतिष विमान की कितनी हाइट है, थोड़ी सी कम है 900 से। ठीक है। ओके ओके। तो 790 योजन से 900 योजन तक, ये जो रेड कलर का हिस्सा है यही मात्र ज्योतिष लोक है। मतलब 110 योजन के विस्तार क्षेत्र में है ज्योतिष लोक। हाँ, 110 योजन की जो मोटाई बन रही है, मोटाई, हाँ उसमें है ही ना, उतनी ही मोटाई में ज्योतिष विमान पाए जाते हैं। ऊपर नीचे कहीं भी ज्योतिष विमान नहीं मिलेंगे, सारे के सारे यहीं पर मिलते हैं। ठीक है। सारे के सारे यहीं पर मिलते हैं इस 110 योजन की मोटाई में। ठीक है। ये अपन ने देख लिया। अब ये जो 111 योजन का क्षेत्र है ना, इसको कहा जाता है अगम्य क्षेत्र। अगम्य क्षेत्र क्यों, ज्योतिष विमान यहाँ पर गमन नहीं करते, ये अगम्य है, विमानों का यहाँ पर गमन नहीं है, इसीलिए इसको अगम्य क्षेत्र कहा गया है। ये इतना सा फोटो लेके मैं भेज रहा हूँ, मतलब ग्रुप पे डाल दूंगा बाद में, कि अपने को ज्योतिष लोक का इस प्रकार से विस्तार समझ में आ जाए। ये अगम्य वाली बात बताना एक बार। अगम्य वापस से बोलूं, सौरभ भैया कुछ पूछा? हाँ ये पूछा। हाँ, अगम्य क्षेत्र ना, अगम्य क्षेत्र क्यों कहा गया उसको, 1121 योजन को। ये जो 1121 योजन है ना, सुमेरु पर्वत से 1121 योजन की दूरी, हाँ हाँ हाँ। इसको अगम्य क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि ज्योतिष विमान यहाँ पर गमन नहीं करते, उनकी ऑर्बिट्स इसके बाद से ही चालू हो रही है। ठीक है ठीक। ठीक है। हाँ हितेन। तो मतलब ये बस जैसे जम्मू द्वीप में वो कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सुमेरु पर्वत की, तो बस विदय क्षेत्र में कर रहे हैं? नहीं नहीं, हर उसी का अलग अलग है। अपन आगे देख रहे हैं कैसे समझते हैं कौन कहाँ पर घूम रहा है।
ठीक है, पूरे जम्बूद्वीप में घूम रहे हैं ये, इवन जम्बूद्वीप के बाहर भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कहाँ पर कौन होता है। ठीक है, अपन ने हाइट देखी ना, तो 790 पर कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो सबसे पहले जो 790 है, उस 790 में सबसे पहले हैं तारे। 790, जो 790 योजन की हाइट है, उसमें सबसे नीचे लोएस्ट लेवल पर है तारे। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, फिर अपन आगे देखेंगे। ठीक है, 790 योजन की ऊंचाई पर है तारे। फिर उससे 800 योजन की ऊंचाई पर, मतलब उससे 10 योजन ऊपर जाकर 800 योजन की ऊंचाई पर है सूर्य। ठीक है, सूर्य। फिर सूर्य से 80 योजन की ऊंचाई, तो 880 योजन की ऊंचाई पर है चंद्रमा। ठीक है, मैं ये वाला डायग्राम एक्चुअली मिटा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, डिस्टर्ब होएगा क्योंकि जगह नहीं पड़ रही है मेरे को। एक बार कोशिश करते हैं। 790 पर तारे लिखते जा रहे हैं, वो लिखते जाएं साथ में। ठीक है, 800 पर है आपका सूर्य, फिर 880 पर है चंद्रमा, फिर 880 के बाद उससे 4 योजन ऊपर जाकर 884 योजन की ऊंचाई पर है नक्षत्र। नक्षत्र। फिर उसके बाद ग्रहों के विमान आने चालू हो जाएंगे। तो ग्रहों के विमान कैसे हैं? 884 के बाद 888 योजन की ऊंचाई पर हैं बुध के विमान। बुध के विमान। ठीक है, फिर 891 योजन की ऊंचाई पर हैं शुक्र के विमान। फिर 894 योजन की ऊंचाई पर हैं गुरु के विमान। फिर 897 योजन की ऊंचाई पर मंगल के विमान, और 900 योजन की ऊंचाई पर शनि के विमान। ठीक है, ये देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 790 योजन से। तो 790 योजन में सबसे ऊपर है, सबसे नीचे हैं तारे। तारे हमारे सबसे पास में है। ठीक है, हम यहाँ रहते हैं चित्रा पृथ्वी पर। इस चित्रा पृथ्वी के सबसे पास क्या है? चित्रा पृथ्वी के सबसे क्लोज हैं तारे। फिर उसके बाद है 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य, फिर 880 योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा, फिर 884 की ऊंचाई पर नक्षत्र, फिर बुध के विमान, फिर शुक्र के विमान, फिर गुरु के विमान, फिर मंगल के विमान, और फिर शनि के विमान। इनको याद रखने का तरीका ऐसा है कि पहले 10 योजन बढ़ाना है। देखो डिफरेंस देखना दोनों में, इन दोनों में 10 योजन बढ़ाना है, फिर 8 योजन बढ़ाना है, फिर 2 बार 4 योजन बढ़ाना है, और 4 बार 3 योजन बढ़ाना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना कितना। इसके बाद भी यहाँ पर 3 योजन बढ़ के ये आएगा, और फिर 3 योजन बढ़ के ये आएगा। 8 नहीं, वो 80 है। सॉरी, हाँ, नहीं नहीं, 800 के बाद 880 लिखा है ना 800, तुमने? हाँ, ये 10 के बाद फिर 80, 80 के बाद 4। हाँ, ठीक है, राहु केतु कहाँ चले गए? और इन्हीं के विमानों में आएंगे वो। अच्छा, वो इनमें कहीं रहते हाँ, हैं। इन्हीं के बीच बीच में आएंगे। ये इतने डिस्टेंसेस अपने को पढ़ने में आते हैं। ठीक है, राहु और केतु के विमान इन्हीं के बीचों बीच आएंगे। तो ये डिस्टेंसेस हमको याद रहे तो रहे, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बस विमान कौन कौन से ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं ये ज्योतिष देव कौन कौन से कितने कितने होते हैं। ये क्लियर है सबको कौन से डिस्टेंस पर कितना है? ये मैं फोटो खींच लेता हूँ एक बार। तो चंद्रयान चंद्रमा पे गया था? बिल्कुल नहीं गया। बिल्कुल नहीं गया, यस। ठीक है, वो भी अपन देखेंगे आज की क्या क्या होता है, कितना अपने को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया था? इस डायग्राम को मिटा दूं मैं? देखो, अब चंद्रमा इंद्र है,
चंद्रमा क्या है? इंद्र है। तो चंद्रमा अगर इंद्र है, सूर्य प्रतींद्र है, ठीक है? चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है। तो एक चंद्रमा के परिवार में, एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होगा, ये इंद्र है और ये प्रतींद्र है, ठीक है? एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होगा। कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। तो सूर्य चंद्र हो गए, ग्रह कितने हो गए? 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, ठीक है? ये एक चंद्रमा के परिवार में होते हैं। एक चंद्रमा के परिवार में एक चंद्र, एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। कोड़ा कोड़ी कितना होता है? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, ठीक है? तो एक के बाद 14 जीरो लगा देंगे, उसको कोड़ा कोड़ी कहा जाता है, ठीक है? तो इसके बाद 14 जीरो लगा दो, इतने तारे होते हैं। एक चंद्रमा के परिवार में इतने तारे होते हैं, ठीक है? एक चंद्रमा के परिवार में इतने तारे होते हैं। और ऐसे जम्बू द्वीप में कितने चंद्रमा हैं? 2। ऐसे जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा हैं, ठीक है? तो चंद्रमा जम्बू द्वीप में कितने हो गए? जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं अगर, तो चंद्रमा कितने हो गए? 2। सूर्य कितने हो गए? 2, ठीक है? 176 यहाँ पर ग्रह हो जाएंगे, 56 नक्षत्र हो जाएंगे, ग्रह 56 नक्षत्र हो जाएंगे, और इसका ही डबल कर देंगे, कोड़ा कोड़ी यहाँ पर तारे हो जाएंगे, ठीक है? ये जम्बू द्वीप में देखा हमने। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 सूर्य, 2 चंद्र, ग्रह कितने हो गए? 176, नक्षत्र 56 और इतने कोड़ा कोड़ी तारे। अब कोई बोले अगर कि आसमान में तारे गिन के बताओ, तो हम तो गिन सकते हैं। कितने हैं एक चंद्रमा के परिवार में? 66,975। अब कोई बोले कैसे गिना, तो बोलना हमारे आगम में आया है। दूसरे साइंटिस्ट भी नहीं बता पाएंगे ये कभी जीवन हाँ, में। और अपनी आई गिनती तारे कब से गिन नहीं लिखी है। सकते, और हम तो बोल देंगे। फिर वो बोलेंगे तुमको कैसे पता? हमने बोला हमारे आगम में आया है, तुमको विश्वास नहीं हो तो तुम गिन लो। सही बात है। ये जो आसमान में सूर्य चंद्र, ये वही वाले हैं ना जो मेन है? जो, हाँ, जो सूर्य चंद्र दिख, ये जो अपने को विमान पड़ रहे हैं, ये वही वाले सूर्य चंद्र हैं, अच्छा, ठीक है? यही डाउट था क्या? हाँ, ये ठीक है। मतलब ये था कि जैसे कोई कहता है कि चंद्रमा पे जिनाले है, तो अगर बाई चांस कभी जिनाले नहीं जाओ तो चंद्रमा की ओर भाव नहीं, से- चंद्रमा के बिल्कुल वो नहीं करना अपने को, बल्कि राहु सूर्य और की केतु करते हैं ना एक ही कोई पूजा होती अकृत्रिम है। हाँ, ये था राहु केतु के ऊपर में। राहु और केतु के विमान का जो ध्वजदंड है वो 4 प्रमाणांगुल चंद्र के विमान और सूर्य के विमान है। राहु के विमान के ऊपर चंद्र का और केतु के विमान के ऊपर सूर्य का विमान है। हाँ, ऐसा है। राहु केतु के ऊपर जो आपने क्वेश्चन करा था उसके बारे में आया है। राहु का जो विमान है उसके जस्ट ऊपर चंद्रमा का है, और केतु का जो विमान है उसके जस्ट ऊपर सूर्य का विमान है, ऐसा, ठीक है? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे आप? कोई कुछ मैं? बोल रहे? हाँ, आप ही बोल रहे थे। नहीं नहीं, हितेन कुछ कह रहा था। अच्छा, हाँ, बोल दिया। हितेन बोलो। मेरा तो हो गया ना कि वो चंद्रमा की तरफ जिनाले का। हाँ, जिनाले, उनको देख करके नमस्कार नहीं करना कभी सूर्य चंद्र को देख करके, कि हमने मंदिर नहीं गए तो चांद को देख के हाथ जोड़ लिया, सूर्य को देख के हाथ जोड़ लिया, ऐसा नहीं करना कभी जीवन में। उससे मिथ्यात्व का तो अगर दोष। मंदिर गए उसके बाद भी जोड़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं? मंदिर के उसके बाद भी जोड़ लिया, उनको हाथ जोड़ने से ही मिथ्यात्व का दोष लगेगा, ठीक है? अच्छा,
क्योंकि हम लोगों को क्या बोलेंगे कि हम क्या आकृतिम चैत्यालय के जोड़ रहे हैं, तो तुमको दिख रहे हैं क्या वो? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हमने क्या देखा जम्बू द्वीप में? अच्छा, ये अपन ने सबने लिख ली थी संख्या। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं, ठीक है। अब ऐसे कितने सूर्य चंद्रमा हैं? तो कितने सूर्य चंद्रमा हैं? तो अपन देखेंगे ढाई द्वीप में कितने बनते हैं। वही डबल डबल करते जाएंगे। नहीं, डबल डबल नहीं होते, ज्यादा हैं। नहीं मतलब इधर डबल, इस तरफ मेरू के, उधर भी 2 हो जाएंगे, ना ना, ऐसा ही ऐसा है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, अलग संख्या है। जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। फिर इसके बाद समुद्र आएगा। कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा है। फिर 4 के बाद क्या होता है? धातकी खंड द्वीप जो आता है ना, धातकी खंड द्वीप में 12 हो जाते हैं, 12 सूर्य 12 चंद्रमा। कालोदधी समुद्र आएगा। कालोदधी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्रमा हो जाएंगे, ठीक है। और फिर अगला जो पुष्करार्ध द्वीप आएगा, पुष्कर द्वीप आधा, पुष्करार्ध द्वीप, ठीक है, उसमें 72 सूर्य और 72 चंद्रमा हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल करो इनका 132। टोटल ढाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा पाए जाते हैं। ढाई द्वीप के बाहर भी तो होंगे ना? हाँ, ढाई द्वीप के बाहर भी होंगे ना? हाँ, ढाई द्वीप के बाहर भी होते हैं, अभी अंदर के देख रहे हैं। बाहर असंख्यात हैं, उनकी भी संख्या दी गई है कि ये जैसे ये मानुषोत्तर पर्वत है, उस मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे जा करके 72 के डबल होंगे। फिर 10-10 हजार योजन पे डबल डबल होते जाएंगे। कब तक चलते जाएंगे डबल? ये आगे वो जैसे असंख्यात द्वीप समुद्र है तो असंख्यात चंद्रमा सूर्य तारे असंख्यात हो, द्वीप समुद्र, असंख्यात चंद्रमा सूर्य हो जाएंगे, वैसे ही कहेंगे। ठीक है। तो वो आगे की संख्या असंख्यात है, हमारे काम की सिर्फ इतनी है, ठीक है। हमारे काम की मात्र इतनी सी है। तो ढाई द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा हो गए? 132 सूर्य और 132 चंद्रमा हो जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से फिर तारों की कैलकुलेशन, ग्रहों की कैलकुलेशन, ठीक है, ये सब भी हो सकती है। हाँ सौरभ भैया। जैसे पुष्कर दिन में हमने 72 पढ़ा, उसको आधा होगा ना, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत तो नहीं, बीच में अपन से आधे के अंदर का ही पढ़ रहे हैं, बाहर का पढ़ ही नहीं रहे। अच्छा, और एक और था अपने 5, वो तो 5 पढ़े थे ना, 5 भरत 5 चरवात में। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये तो सूर्य चंद्र उस हिसाब से नहीं रहते, ये पूरे द्वीप की परिक्रमा कर रहे हैं। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, अब क्या समझ रहे हैं अपन, ये जो है ये निरंतर मेरू सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गई संख्या? अब देखो अपन ढाई द्वीप बनाए, अगर ये जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और फिर आधा पुष्कर द्वीप, ये जो यहाँ पर देखो ये सारे ना सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि मेरू कितने हैं? 5 हैं, यहाँ पर भी 2 मेरू हैं और यहाँ पर भी 2 मेरू हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि वहाँ के जो सूर्य चंद्रमा हैं वो वहाँ के मेरुओं की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जितने हैं सारे के सारे सुमेरु पर्वत की ही प्रदक्षिणा दे रहे हैं। लवण समुद्र के भी इसकी प्रदक्षिणा देंगे, फिर धातकी खंड के भी इसी की देंगे, कालोदधी के भी इसी की देंगे और पुष्करार्ध के भी इसी की देते हैं। मतलब अगर असंख्यात द्वीप समुद्र है और असंख्यात वो है तो सभी वो उसके ही देते हैं, मेरू नहीं, पर्वत की। सिर्फ ये अपन ने सूत्र ढाई द्वीप देखा तक। था। हाँ, मेरू प्रदक्षिणा नित्य गति और नृलोके, ये पहला हाँ। सूत्र था। तो अब उस सही। सूत्र का मतलब देखो, जो नृलोक मतलब क्या होता है? मनुष्य लोक। मनुष्य लोक, राइट। तो ढाई द्वीप के जो है सूर्य चंद्रमा वो नित्य गतिमान है और सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं, ओके, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद एक सूत्र देखा था जो 3rd नंबर का सूत्र था, 3rd बहिर्वस्थिता। बाहरवस्थिता, हाँ, ठीक है। बहिर। तो बहिर्वस्थिता, तो अब ये जो है मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, ढाई द्वीप के बाहर वो अवस्थित हैं, मतलब वो गतिमान नहीं है इनके जैसे। ये जो रोटेट रिवॉल्व कर रहे हैं
वो सारे के सारे एक ही स्थान पर स्थिर हैं। ठीक है, ये समझ में आ गए दोनों सूत्र? सभी को आ गए? हाँ या ना बोल दो। अंकेश भैया, हितेन, आ गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब अपन देखते हैं कि इनकी गलियां कैसी होती हैं, कैसे ये गमन करते हैं। ठीक है, अब अपन सिर्फ जम्बूद्वीप बना रहे हैं, सिर्फ सूर्य चंद्र की गलियां देखेंगे अपन, बाकी किसी की नहीं देखेंगे। ये जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। ठीक है, उस सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर से ऐसी गलियां चालू हो रही है। गलियां कैसी बनती है, एक बार गली बना के बता रहा हूं मैं, ऐसी गली बनती है। ठीक है, गली मतलब उनकी ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में वो ज्योतिष विमान रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे इसकी प्रदक्षिणा देते जा रहे हैं। तो सूर्य की गली कहाँ से होती है? तो देखो, सूर्य जो है 184 गलियों में रिवॉल्व कर रहा है। ध्यान रखना, कितनी गलियों में कर रहा है, इंपॉर्टेंट नंबर है, 184। सूर्य की 184 गलियां होती हैं। और कैसी होती हैं ये गलियां? तो ये गलियां 510 योजन के विस्तार में होती हैं। ठीक है, सूर्य की गलियां 510 योजन, जैसे ये जो कितनी चौड़ाई है, सूर्य की गलियां एकदम आखिरी आखिरी में होती हैं, तो कितनी उसमें होती है, 510 योजन। ऐसा विस्तार है सूर्य की गलियों का। ये पहली गली, ठीक है, फिर दूसरी गली, ऐसे करके गलियां हैं सूर्य की। इन सब गलियों में 2-2 योजन का अंतर है। ठीक है, ये तीसरी गली। तो 110 योजन जम्बूद्वीप के अंदर है, और 510 में से 110 माइनस कर दिया तो 400 योजन जम्बूद्वीप के बाहर, मतलब ऑर्बिट। बिल्कुल सही, 400 योजन लवण समुद्र में है सूर्य की गलियां। जम्बूद्वीप के सूर्य की बात हो रही है ये। 510 योजन का उसका विस्तार है, 110 योजन जम्बूद्वीप के अंदर है, 400 योजन जम्बूद्वीप के बाहर है। ठीक है, इस प्रकार की इसकी गलियां होती हैं। और सूर्य जो है कैसे हैं, 2 सूर्य है ना, तो 2 सूर्य कैसे होते हैं, हमेशा एक दूसरे के डायगोनली। सूर्य की मोटाई जितना, तो सूर्य कैसे होते हैं, हमेशा एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट रहेंगे हमेशा। एक एरावत क्षेत्र में है तो एक जम्बूद्वीप में होगा, फिर ये यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं सेम स्पीड से, तो जब यहाँ पर आएंगे तो दूसरा इधर होगा, यहाँ आएंगे तो दूसरा यहाँ होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सभी के साथ ऐसा है क्या? चंद्रमा के सभी साथ के भी? साथ ऐसा है, चंद्रमा भी एक दूसरे से डायमेट्रिकली अपोजिट ही है। ठीक है। ठीक है, ऐसा समझना। तो अब सूर्य की कितनी गलियां बनती है, 184 गलियां। तो ऐसी सूर्य की गलियां हैं जिसमें सूर्य गमन करता है। तो मतलब पहले वो पहली वाली गली से निकलेगा, हाँ, ऐसा उसको रहता है देखो, क्या? ये पूरा सेकेंड टाइम? एक गली कवर करने में उसको 2 दिन का समय, 1 दिन का समय लगता है। ठीक है, और पूरे जम्बूद्वीप को कवर करने में सूर्य को 2 दिन का समय लगता है। मतलब जैसे यहाँ है, तो दोबारा यहाँ तक पहुंचने में उसको 48 घंटे का समय लगेगा। एक राउंड करने में 48 आवर्स का टाइम लगता है सूर्य को। ठीक है, तो अब जैसे ये सूर्य यहाँ पर है, सपोज नीचे समझते, अपन तो भरत क्षेत्र में रहते हैं, तो भरत क्षेत्र को देख के समझेंगे। तो भरत क्षेत्र में सूर्य होगा आज जो, अब क्या होगा, इसको वापस भरत क्षेत्र में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 48 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो अब 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटे बाद जो सूर्य यहाँ पर था कल, जो दूसरा वाला सूर्य था, वो सूर्य भरत क्षेत्र में उदित होगा, और ये वाला सूर्य एरावत क्षेत्र में उदित होगा। फिर वापस 24 घंटे और बीत जाएंगे, तो आज जो सूर्य आया था वो अब कब निकलेगा, परसों। ठीक है, तो सूर्य जो है रोज अलग सूर्य उदित होता है हमारे यहाँ।
जो आज सूर्य है वो अब परसों निकलेगा, जो कल निकला था वो नरसों निकलेगा। ऑल्टरनेट डे चलता है, क्योंकि एक पूरा राउंड करने में, जम्बू द्वीप की एक पूरा राउंड करने में उसको 2 दिन का समय लगता है। ठीक है, सभी को ये चीज समझ में आई है? हाँ या ना बोलो, या थम्स अप दिखाओ, है ना? ये अपने को समझ में आ गया। ऐसे इस प्रकार की गलियों में गमन करता है ये, गलियां मतलब ऑर्बिट्स। तो यहाँ पर गलियों में गमन कर रहा है। पहली गली, फिर अगले दिन दूसरी गली में जाएगा, फिर अगले दिन तीसरी गली में जाएगा, फिर अगले दिन चौथी गली में, ऐसे करते करते वो रोज गलियों चेंज करता है अपनी। ठीक है, इस प्रकार वो गलियों में गमन करता है सूर्य। अब देखो, जब ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा भरत क्षेत्र है। ठीक है, इस भरत क्षेत्र में क्या है, क्या हो गया, ये भरत क्षेत्र में देखो, ये भरत क्षेत्र है, फिर ये सारे पर्वत हो गए। ठीक है, तो हमारे यहाँ सूर्य कब उदित होगा, जब ये निषद पर्वत पर आएगा। ये निषद पर्वत पर आएगा, फिर यहाँ पर इस गली में जब ये इधर क्रॉस करेगा, निषद पर्वत कौन से कलर का है, लाल रंग का। ठीक है, तो देखना जब सनराइज और सनसेट होता है, तो जब सूर्य लाल रंग का होता है, तो सूर्य लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि निषद पर्वत की जो लालिमा है, उस लालिमा के कारण वो उस समय लाल रंग का होता है। ठीक है, सनसेट के समय भी ऐसा होता है, एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज़ को, कि क्योंकि इस पर्वत की लालिमा ये लाल रंग का है, तो ये इसकी जब कांति सूरज पर पड़ती है, तो सनराइज के समय सूर्य हमको, जैसे सूर्य यहाँ से आ रहा है तो हमको यहाँ पर लाल रंग का सूर्य दिखेगा जब राइज हो रहा है। फिर जब यहाँ पर आएगा तो एकदम पीक पर रहेगा हमारे ऊपर, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर जब सनसेट होगा, सनसेट कहाँ पर होता है, वापस निषद पर्वत पर, तो वो जब सनसेट होगा वापस हमको थोड़ा थोड़ा लाल दिखता है। ठीक है, तो एरावत क्षेत्र में कलर दूसरा रहता है क्या? हाँ ब्लू कलर का निकलेगा वहाँ पर, है ना? हाँ, क्योंकि एरावत नील में कलर पर्वत, चेंज हो जाएगा क्योंकि रुक्मी, हाँ नील है वहाँ। हाँ, तो वो हाँ, इस प्रकार से वहाँ पर चेंज हो जाता है। रुक्मी नील शिखर। हाँ, हाँ ठीक है। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो 414 योजन और ये क्या बताया था, ये थोड़ा एक बार बताओ। हाँ, मतलब ये तो ठीक है, 1121 योजन के बाहर ही मतलब ज्योतिष जो विमान विमान घूमना है, चालू कर रहे हैं। हाँ सूर्य कहाँ से उसके घूमना और, चालू कर रहा है, एकदम एंड में है सूर्य। हाँ तो वो 510 और योजन उससे, का विस्तार है उसका। नहीं तो ये 1121 से आगे और कितना गया है, ये पूछ रहा हूँ मैं, ये 1121 से। 1121 से अंतिम 510 समुद्र, जम्बू द्वीप के अच्छा अंदर 110 है और अच्छा, ये बाकी समझ में 400 है। उसके बाहर है। ठीक है, तो ठीक है, अब, मतलब पूरी लेंथ नहीं दी है उसकी। हाँ, सूर्य की ठीक है, गलियां यहाँ से प्रारंभ हो रही है, जो 1121 है वहां से अन्य ज्योतिष विमानों की चालू होती है, सूर्य की नहीं चालू ओके होती ओके। है। ठीक है, मतलब सूर्य की 110 अंदर है जम्बू द्वीप के और 400 बाहर है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये मानुषोत्तर पर्वत नहीं, ये तो लवण समुद्र में आ गया हाँ, ये तो समझ लो, लवण 400 समुद्र में आ जाएगी। लवण में आ जाएगी। ठीक है ठीक है, इस प्रकार से समझना है हमको। ठीक ठीक ठीक। अब दिन रात की व्यवस्था कैसे बनती है, हाँ, किसने हैंड रेस करा था, हाँ अंकेश भैया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे एक सर्कल पूरा करने में, एक गली में घूमने में 2 दिन लग गए एक सूर्य को, तो ऐसे एक कर, गली में एक दिन में घूमेगा, हाँ एक गली में एक दिन घूमेगा। मतलब मतलब एक सूर्य मतलब सेमी सर्कल में 1 डे, और फिर दूसरा जब अपने आ रहे हैं तो पूरा सर्कल करने में 48 आवर्स लग रहे हैं ना। हाँ, सर्कल पूरा करने में 48 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन गली वो 24 घंटे में चेंज कर लेता है। हाँ हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे करके जैसे करके वो जैसे दूर गलियों में जाता होगा, तो हाँ, हमारे यहाँ शीत का प्रभाव होता होगा, और जैसे नजदीक वाली गलियों बिल्कुल में आता सही, होगा हमें एकदम सही। गर्मियों का प्रभाव पड़ता होगा। हाँ, तो क्या होता है देखो, जब वो दूर जा रहा है, अब करना क्या है उसको, उसी उतना मतलब टाइम उतना ही लेना है उसको, 24 घंटे में सेम डिस्टेंस कवर, 24 घंटे में कवर करना है। लेकिन देखो जब गलियां बढ़ती जा रही है, तो गलियों की जो है वो लेंथ, मतलब जो है सरकमफेरेंस बढ़ता जा रहा है गलियों का। ठीक है, उसको 24 घंटे में लंबाई ज्यादा कवर करनी है जब वो दूर जा रहा है तो। ठीक है, ये जो अंकेश भैया ने वो जो बोला है क्वेश्चन, यहाँ पर अपन उत्तरायण और दक्षिणायन समझते हैं। अब अपन पढ़ते हैं ना उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है। ठीक है, तो क्या करना है उसको, जब वो दूर जा रहा है,
जब वो दूर जा रहा है तो उसकी गलियों की 24 घंटे में उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना है, क्योंकि गलियों की लंबाई तो बढ़ रही है, टाइम उसके पास उतना ही है। तो सूर्य तेज गति से, उसकी गति बढ़ती जाती है, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो क्योंकि उसकी स्पीड जब दूर जा रहा है तो बढ़ती जा रही है, तो उस कारण उसकी जो उष्णता है, गर्मी है, वो कम हो जाती है, तो उस समय ठंड का मौसम आता है। और जब पास में आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, पहले पहले की गलियों में आता है, तब क्या हो रहा है, उसको कम डिस्टेंस उसी टाइम में ट्रैवल करना है, तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है। तो स्पीड स्लो होने के कारण उसकी उष्णता का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए उस समय गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, ये ठंड गर्मी समझ में आई सभी को? ये तो समझ गया। ये जो तुमने बोला कि एक सर्कल पूरा करने में उसको अड़ता 1 ही दिन लग रहा है। एक सर्कल, जम्बू द्वीप का एक सर्कल पूरा करने में उसको 2 दिन 48 लग रहे हैं आवर्स ना? लग रहे हैं, लेकिन गली हाँ। एक ही दिन में चेंज कर लेता है। अच्छा, गली चेंज हो जाती है? हाँ, तो वो ठीक है, बीच से ही चेंज हो जाती है? देखो 184 गलियां हैं, ठीक है। नहीं तो वो इसका मतलब बीच से चेंज हो जाती है हाँ, नहीं, गली? मेरे को ऐसा लग रहा है ना, जैसे एरावत, वो एरावत क्षेत्र से जैसे ही भरत क्षेत्र के होंगे, भरत क्षेत्र से वो दूसरी गली में आ जाएगा। दूसरी गली में आ जाएगा। हाँ, देखो ऐसा एक दिन होता में होगा। एक गली ट्रैवल कर रहा है, 6 महीने पीछे जा रहा है, 6 महीने आगे जा रहा है, इन दोनों गलियों का सम करो। 6 महीने पीछे गया 184, 6 महीने आगे गया, तो एक साल हो जाएगा टोटल इसका, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये हाँ, 360, 368 हो जाएगा, ठीक है। राइट। और दो कम हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन पहली गली का और एक दिन आखिरी गली का काउंट किया गया है, वहीं के वहीं चेंज हो जाएगी वो, ठीक है। तो जैन आगम में जो साल बताया गया है वो 366 डेज का बताया गया है। साल कितने का होता है, इससे प्रूव होता है कि एक ही दिन में गली चेंज हो रही है। हम्म। ठीक है, समझ में आई? वो बीच से ही चेंज हो जा रही है वो वो। बीच से ही चेंज हो जा रही है, एक दिन में गली चेंज कर दे रहा है वो सूर्य। भैया लोग कहते हैं कि जैनिज्म साइंटिफिक नहीं, भैया जैनिज्म ही साइंटिफिक है, ये कहते हैं। हाँ क्या बात कर रहे हो तुम? ठीक प्रभा है। बुआ को जानते हो देवांग तुम? किसको? मतलब मेरी जो बुआ है, प्रज्ञा सागर जी हाँ हाँ महाराष्ट्र हाँ से हाँ बड़ी, हाँ ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी, हाँ हाँ। उन्होंने जैनिज्म एंटिक्विटी इन द साइंस ऐसे करके 5 वॉल्यूम लिखे हैं ओ, जैनिज्म में। उसमें पूरी जीव कांड एंड कर्म कांड पे है वो, उसके 5 वॉल्यूम लिख गए हैं टोटल इन इंग्लिश। ओ वाओ, यस। मुझे प्रकाशित हो नाम गए? नहीं। हाँ, प्रकाशित हो गए हैं वो, अरे 5 वाह, वॉल्यूम है उसके। बहुत पहले, जब मैं बचपन में 10th में था, तब वो मैं टाइपिंग करता था लैपटॉप में कुछ कुछ अच्छा, उस समय पब्लिश हो चुके हैं वो। जरूर पढ़ेंगे वो। एग्जैक्ट साइंस इन द कर्मा एंटिकिटी करके ऐसे वॉल्यूम है वो, एग्जैक्ट साइंस अच्छा, ऐसा नाम। हाँ, ऐसे करके 5 वॉल्यूम प्रकाशित है वो ठीक है। इंग्लिश में। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। अपन जो चीजें देखेंगे अभी, अपन आगे जाकर के और चीजें प्रूव करेंगे, ठीक है। ये ठंड गर्मी वाला समझ में आया, दिन रात समझ में आया। दिन रात कैसे होता है, जब यहाँ पर रहेगा सूर्य तो दिन है, ठीक है। और जब सूर्य यहाँ से, देखो यहाँ से सनराइज हुआ, यहाँ सनसेट हो गया, तब चांद आ जाएगा यहाँ पर। चांद आ गया तो रात हो जाएगी। इस प्रकार से दिन रात का भेद बन जाएगा। तत्कृतः काल विभाग, इनके गमन के कारण काल का विभाग होता है, दिन रात घटित होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को, सूर्य की गलियां समझ में आ गई। अब एक चीज अपन देखते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, जो अपन बोलते हैं ना। हाँ अंकेश भैया। ये था कि मतलब चंद्र विमान और सूर्य विमान का जो साइज है, आई थिंक एग्जैक्ट सेम है दोनों का साइज। चंद्रमा बड़ा है सूर्य से थोड़ा सा, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। हाँ हाँ, सौरभ हाँ, भैया। जैसे ये तो सूर्य का बता दिया, तो चंद्रमा भी आप ऐसे ही होता है कि ऐसे एक इन्हीं गलियों में हाँ, इन गलियों, दर्शन जैसे करते हैं। सूर्य की इतनी 184 गलियां है ना, चंद्रमा की मात्र 15 गलियां होती हैं, अच्छा। ठीक है। इसीलिए लूनर मंथ कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है ना, 30 दिन का, मतलब 14 हाँ, से अमावस्या पूर्णिमा तक, वस्या। ठीक है। पूर्णिमा, हाँ इसीलिए हाँ। 15 गलियों में गमन करता है मात्र। ओके, जैसे और एक चीज बताई थी कि भैद द्वीप द्वीप के अंदर ही है ना सूर्य चंद्रमा विचरण करता है, हाँ मतलब अस्थिर अवस्था में होता है, बाकी में अस्थिर स्थिर अवस्था में होता है। हाँ, तो वहां पे फिर सूर्य दिन और रात का भेद नहीं वहां होता दिन वहां रात पे। का भेद ही नहीं है। अच्छा, वहां ठीक जहां है। सूर्य है वहां दिन है, जहां चंद्रमा है वहां रात है, तो हमेशा हमेशा, रात रहेगी यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। ऐसा। तो अपन अब उत्तरायण दक्षिणायन देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को यहाँ पर क्लियर करना है। अपन बोलते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा ईस्ट से उदित होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है।
सूर्य ईस्ट से उदित नहीं होता है, जहां से सूर्य उदित होता है उसको ईस्ट कहा जाता है। ये ध्यान में रखना। डिफरेंस कैसे बनेगा? हमारे यहाँ सूर्य कहाँ से उदित हो रहा है? इस जगह से, यहां से, तो हमारे लिए क्या ईस्ट हो गया? ये ईस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये कौन सा है? पूर्व विदेह, ये है पश्चिम विदेह। अब देखो ये पश्चिम विदेह वालों के लिए सूर्य कहाँ से उदित होगा? यहां से उदित होगा ना, तो उनके लिए ये ईस्ट हो जाएगा, ये उनके लिए नीचे ये ईस्ट हो जाएगा। ये देखो एरावत क्षेत्र वालों के लिए, एरावत क्षेत्र वालों के लिए सूर्य कहाँ से उदित होगा? इधर से उदित होगा। तो जो हमारे लिए वेस्ट था वो एरावत क्षेत्र वालों के लिए ये ईस्ट बन जाएगा, और पूर्व विदेह वालों के लिए ये ईस्ट बन जाएगा। मतलब वो ईस्ट वगैरह फिक्स नहीं है, वो सूर्य हाँ, के उसके ऊपर सूर्य के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सिर्फ एक डायरेक्शन फिक्स्ड है पूरे लोक में, वो है नॉर्थ। ठीक है, मेरू पर्वत की तरफ नॉर्थ है। आप कहीं भी देख लो, अपन वो जो बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अगर आप ईस्ट की तरफ मुख करके खड़े हो जाओ तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ रहेगा। ठीक है, आप कहीं भी ईस्ट की तरफ मुख कर लो, पश्चिम विदेह से ईस्ट की तरफ मुख करो ऐसे नीचे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ है। तो इनका नॉर्थ भी यही है। इधर ईस्ट की तरफ मुख कर लो तो इनका नॉर्थ भी यही है, इनका नॉर्थ भी यही है, और इनका नॉर्थ जो अपना नॉर्थ है वो भी इधर ही है। तो नॉर्थ हाँ, किस वो तरफ है? उन क्षेत्रों के हिसाब से उसमें परिवर्तन हो जाता हाँ, है, सिर्फ और कुछ नॉर्थ नहीं है। डायरेक्शन सबके लिए सेम है, बाकी सबके सेम लिए है, अलग हाँ। अलग हो जाती है। तो सबको मतलब अगर सुमेरु पर्वत जाना हो तो नॉर्थ में चलते रहो। नॉर्थ में जाना है ना? तो अपने को समझ में आ गया, उत्तर, उत्तर सबके लिए सेम है। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आई? उत्तर सभी के लिए सेम है ना? अब देखो, जब सूर्य उत्तर की तरफ आता है, ठीक है, सूर्य उत्तर की तरफ आता है, उस पक्ष को, उस चीज को कहते हैं उत्तरायण। और जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है, दक्षिण मतलब इससे दूर जा रहा है, आगे आगे की गलियों में चलता जा रहा है, उसको कहते हैं दक्षिणायन। ठीक है, सूर्य उत्तर की तरफ आता है तो उत्तरायण, दक्षिण की तरफ जा रहा है तो दक्षिणायन। अब ये प्रारंभ कैसे होता है? सूर्य जब पहली गली में है, अब पहली गली में क्या होगा? जब वो गली चेंज करेगा तो वो दूसरी गली में जाएगा। जब पहली गली में है तब दक्षिणायन चालू होता है। ठीक है, क्योंकि वो दक्षिण की तरफ जाना कर रहा है। जब दक्षिणायन होता है तब गर्मी का मौसम होता है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य पास में है ना, गलियां पास में है, तो गर्मी का मौसम रहेगा। और उत्तरायण कब आता है? मकर संक्रांति। ठीक है, वो ठंड का मौसम रहता है, उस समय सूर्य हमसे सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, अब गर्मी आना चालू हो जाएगी, उत्तरायण लग गया मतलब अब गर्मी का मौसम आना चालू हो जाएगा। तो सूर्य क्योंकि अब आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, ये दक्षिणायन। अब सूर्य हमसे सबसे ज्यादा क्लोज कब रहेगा? ध्यान रखना, 1 मिनट, मैं मीटिंग अभी एंड कर, मतलब रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, फिर हाँ। देखो, सूर्य जब सबसे पहली गली में है, यानी कि जब दक्षिणायन आएगा, दक्षिणायन, तब क्या होता है? तिथि कौन सी होती है मैं बता रहा हूँ, सावन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। ठीक है, श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, वो पहला दिन होता है जब सूर्य पहली गली में होता है। ठीक है, और वो जो है वो हमारे जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र से सबसे पास में रहेगा सूर्य। तब क्या होता है? भरत चक्रवर्ती अपने महल की छत पे से खड़े होकर सूर्य के बिंब में से उसको देख लेता है, अंदर अकृत्रिम चैत्यालय में भगवान के दर्शन करता है, या अपने महल की छत पे से खड़े होकर के। ठीक है, वो दक्षिणायन का दिन है। अक्सर क्या मानने लग गए हम लोग कि उत्तरायण, मकर संक्रांति के दिन दर्शन करे थे भरत चक्रवर्ती ने। ये गलत है। मकर संक्रांति के दिन जो होगा वो सूर्य सबसे दूर होगा। समझ में आ रहा है सभी को? लॉजिकली देखा जाए तो सूर्य उस दिन सबसे दूर है हमसे,
उस दिन तो उत्तरायण चालू हो रहा है, दक्षिणायन जिस दिन चालू होगा उस दिन सूर्य सबसे पास होगा, उसी दिन तो भरत चक्रवर्ती दर्शन कर पाएगा, फिर तो सूर्य का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सभी को समझ में आई ये चीज? कब होता है ये? श्रावण, श्रावण बोला ना तुमने, हाँ श्रावण। हाँ हाँ, तो श्रावण में तो बरसात आ जाती है। श्रावण में बरसात आ जाती है। उस समय देखो जुलाई का मौसम चलता है, 16 जुलाई इज हाँ। द एग्जैक्ट डेट। ठीक है, कर्क संक्रांति, कर्क यस। संक्रांति से प्रारंभ होता है दक्षिणायन, 16 अब जुलाई गर्मी, से। गर्मी खत्म होती है यहाँ पे। गर्मी लगभग खत्म होने वाली होती है, लेकिन वो दक्षिणायन उस समय प्रारंभ होता है। ऐसा गर्मी जस्ट खत्म हुई है और बारिश लगने वाली है। ठीक है। वो हमारे लिए एक्चुअल न्यू ईयर होगा। समझ में आई सभी को ये चीज? संक्रांतियों की डेट शिफ्ट होती रहती है। मैं तिथि बता रहा हूँ, तिथि के अनुसार संक्रांति नहीं मनाई जाती है। जैसे संक्रांत, मकर संक्रांति पहले के समय में 13 जनवरी को होती थी, फिर 14 को हुई, फिर 15 को हुई, उसकी डेट शिफ्ट होती रहती है, इसलिए तिथि भी शिफ्ट होती रहेगी उसकी। संक्रांति डेट के हिसाब से नहीं मनाई जाती है कभी, संक्रांति सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से मनाई जाती है। तो लेकिन जो एग्जैक्ट कर्क संक्रांति का दिन आएगा, उस कर्क संक्रांति के दिन दक्षिणायन प्रारंभ होगा और उस दिन भरत चक्रवर्ती भगवान के दर्शन करता है। हमने अभी क्या प्रारंभ कर दिया कि मकर संक्रांति के दिन दर्शन करता है। ये बहुत ही गलत धारणा है, इसको बदलना चाहिए। नहीं तो एक देव दर्शन दिवस करके स्टार्ट हुआ है वो ट्रेंड कि उस दिन देव दर्शन दिवस है, ऐसा नहीं होता है, उस दिन नहीं होता है, कर्क संक्रांति के दिन होता है। ठीक है, ये वाली चीज सभी को क्लियर हो गई? दक्षिणायन उत्तरायण क्या होते हैं? हाँ या ना? कंफ्यूजन है क्या? नहीं नहीं, हो गई? कंफ्यूजन तो ऐसा है कि अपन बोलते नहीं जब अगर पहले इसमें होगा, हाँ गली में होगा तो सबसे ज्यादा सूर्य पास में रहेगा और ज्यादा गर्मी होगी। हाँ, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि वो उस समय जुलाई का महीना होता है, तो जुलाई में तो नहीं गर्मी नहीं, कम हो गर्मी जाती है। जस्ट खत्म हुई है, अब वो दूर जाना प्रारंभ हुआ है, अब ठंड प्रारंभ होगी, ऐसा समझना है अपने को। ठीक है, अब ठंड प्रारंभ होगी क्योंकि वो दूर जाना स्टार्ट हुआ है, तो गर्मी का अंत होगा, ऐसा समझना है। गर्मी ज्यादा नहीं रहेगी, गर्मी का अंत होगा। एक्चुअल में यहाँ पे मतलब 6 महीने अब जो है वो दूर जाएगा, 184 दिन। हाँ, तो वो 6 महीने अब बारिश और ठंड ऐसा मौसम बारिश रहेगा। और फिर ठंड उसके बाद जब रहेगी, वापस आना गर्मी का शुरू अभाव करेगा रहेगा। वो, हाँ, जब वो वापस आना शुरू करेगा लास्ट से, तब गर्मी बढ़ना शुरू होने लगेगी, हाँ, ऐसा जैसे समझना अभी है। जो चल रहा है, अभी क्या कर रहा है, सूर्य पास आता जा रहा है हमारे। ठीक है, उत्तरायण निकला है अभी, अब सूर्य हमारे पास आ रहा है, अब यहाँ कहीं गलियों में होगा वो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसकी गर्मी का प्रभाव ज्यादा है। अब जैसे ही वो आएगा, दक्षिणायन होगा जिस दिन, उस दिन से वापस गलियां पीछे होना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, और कुछ? बस और किसी और को? सोनालिका समझ में आया? ठीक है, ये देख लिया हमने, सूर्य चंद्र, सूर्य के घूमने के वो देख लिए। हाँ, दिन रात देख लिया। ठीक है, ग्रहण, ग्रहण कैसे होता है? ठीक है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तो हमने अभी क्या देखा था कि राहु का विमान जो है वो सूर्य के नीचे है और केतु का विमान चंद्र के नीचे है। तो जब राहु का विमान सूर्य को एकदम पूरी तरह से नीचे से कवर कर लेगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, और केतु का विमान जब एग्जैक्ट चंद्र के नीचे आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सबके मन में ये अराइज होना चाहिए था कि अब क्या हुआ है जब निषद पर्वत से सनराइज हुआ, जब निषद, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आज, कम से कम 10-12 मिनट और। ठीक है, तो सभी थोड़ा सा सहन करें। जब यहाँ से सनराइज हुआ है तो सनराइज तो सभी के लिए हुआ है, पूरे भरत क्षेत्र के लिए हुआ है। ठीक है, पूरे भरत क्षेत्र के लिए सनराइज हुआ है। तो भरत क्षेत्र में ही अमेरिका भी है और भरत क्षेत्र में ही जापान भी है, उसी आरेखंड में। तो ऐसा क्यों है कि जब सनराइज सबके लिए हो रहा है तो अमेरिका में रात है और जापान में दिन है? ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसका जवाब ये है
कि हमारे शास्त्रों में आया है कि मल्लीनाथ और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल के समय में क्या हुआ था, पृथ्वी जो थी वो करीब करीब 2 योजन 5000 मील ऐसी ऊपर उठ चुकी थी, उठ गई है, अभी भी उठी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है वो ऐसी उठी हुई पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं। जैसे काल दोष के कारण। काल दोष है ये, जब छठा काल खत्म होगा तो वापस ये पृथ्वी पूरी समतल हो जाएगी। मतलब ये पंचम काल का दोष है इसलिए ऐसा है। नहीं, पंचम काल के दोष के कारण नहीं, ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आई उस समय में, अच्छा, मल्लीनाथ भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय, भगवान के काल के समय में। हाँ, उसके पहले ऐसा नहीं था। उसके पहले ऐसा नहीं था। ओके, 19वें और 20वें है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये जो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं वो थोड़ी सी ऐसी उठ गई है। तो अब क्योंकि वो उठ गई है तो जो सनराइज यहाँ पर होना चाहिए था वो सनराइज क्या हो रहा है, थोड़ा सा और पहले ही दिख जाता है, क्योंकि उठ गया है ना, तो सनराइज यहाँ पर पहले ही दिख जाता है थोड़ा सा पहले। ठीक है, और जो सनसेट यहीं पर हो जाना चाहिए था वो सनसेट कहाँ पर जाकर के हो रहा है, यहाँ पर जाकर के हो रहा है। तो अब सूर्य जो है वो एकदम डायगोनल है, ये पहला सूर्य इधर है और दूसरा सूर्य इधर है। ठीक है, तो जब यहाँ पर अगले सनराइज का टाइम होता है तब तक यहाँ पर अमेरिका में सनसेट ही चल रहा है। दूसरी साइड जो है इसकी, अगर यहाँ पर सनराइज हो रहा है जिस टाइम पे, उसी टाइम पे अमेरिका में रात होने वाली और सनसेट होने का टाइम हो गया है, क्योंकि वहां पर सूर्य देरी से हो पा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमको कहीं कहीं पर हमारे ही भरत क्षेत्र में होना ऐसा चाहिए था कि एक साथ दिन और एक साथ रात हो, लेकिन क्योंकि ये ऐसी पृथ्वी उठ चुकी है इसीलिए कहीं पर सनराइज हो रहा है और कहीं पर सनसेट हो रहा है, इसलिए हमें हमेशा भरत क्षेत्र में 24 घंटे सूर्य देखने मिलेगा। ठीक है, जापान में जाएंगे तो वहां दिन देखने को मिलेगा और जब अमेरिका में सनराइज होगा तो वहां सनसेट देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, ये इस दोष के कारण हो पा रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। जब छठा काल का अंत आएगा तो ये पृथ्वी वापस समतल हो जाएगी। जम्बूद्वीप जो है अच्छा, ये पृथ्वी जो बनी है इसकी हाइट भी आई है क्या? हाँ, करीब कितनी 2 ऊंची योजन बनी है? ऊपर उठ गई है, 2 योजन। जब उसके ऊपर से निकल जाओ अमेरिका पहुंच जाओगे। और क्या, उसके ठीक है, विमान इसलिए तो जा रहे हैं, पर्वत ध्यान बने रखना हुए इस हैं। बात को, कभी भी सैटेलाइट्स जो होती हैं वो साइंटिस्ट को चैलेंज है, प्लेन सैटेलाइट्स ये कभी पोल से पोल चला ही नहीं सकते, कोई होती नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे कैसे जाएंगे, अर्थ ऐसी गोल हो तो पोल से पोल पे ऐसी ऐसी चलाएं। ये सारी फ्लाइट्स और सारी सब ऐसी क्यों चल रही है, लैटिट्यूडनल क्यों चल रही है, लॉन्गिट्यूडनल क्यों नहीं चल रही है? हाँ, चल ही नहीं सकती, इट्स है नॉट ना, पॉसिबल। कोई सी भी नहीं चल रही है, एक भी नहीं। लॉन्गिट्यूडनल चला ही नहीं सकते क्योंकि नीचे जाने की जगह ही नहीं है। ठीक है, इससे प्रूफ होता है कि पृथ्वी गोल है ही नहीं। इससे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप हाँ, साइंटिस्ट आपस में खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो कोई मान रहा है कि गोल है, कोई मान रहा है गोल नहीं है। इस विषय में अपन कल थोड़ी चर्चा करेंगे कि चंद्रमा पर हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, और साइंस से अपन ने फिलहाल ये सूर्य की गति को देख लिया है। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। अब कहीं कहीं पर 6-6 महीने दिन और 6-6 महीने रात रहती है। ठीक है, कुछ हिस्से हैं जहाँ पर 6 महीने दिन ही दिन रहता है और 6 महीने रात ही रात रहती है। इसके अलावा हम रशिया, हाँ रशिया में। हाँ, नहीं नहीं, हाँ मतलब रशिया और उस तरफ ग्रीनलैंड वगैरह, आइसलैंड, हाँ, वहाँ ये वहाँ जो है है शायद ऐसा कुछ। नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं अपन, जो वहाँ ऐसे ही हम्म। रहता है। तो वो कैसे बनेगी अच्छा, हाँ बोलो। ये पहले पहले में यूट्यूब पे एक लाइव चलता है, मतलब 24 घंटे चलता है, वो ISS है ना, वहाँ से लाइव स्ट्रीम चलती है। हाँ तो वो मतलब जो उठी हुई चीज है बस वो वहां पे ही दिखाते होंगे ना। हाँ, बस वो मतलब उससे उसमें ये देखना, लगता है वो ना कि लाइव वो स्ट्रीम गोल मैंने तो भी है। देखी है। वो लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, बस इतना सा एक अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, कभी गोल अर्थ दिख ही नहीं है वहां से। अच्छा, जो ऊपर ऊपर का दिखता होगा मतलब। हाँ, वो ऊपर ऊपर का दिख रहा है, सिर्फ जैसे ये अर्थ है, ऐसा हेमिस्फीयर है यहाँ पर, तो इतना सा हिस्सा दिख रहा है बस पृथ्वी का, उसमें लाइव स्ट्रीम में पूरी दिख ही नहीं तो रही। ये जो तो वो जो सैटेलाइट वगैरह चलते हैं स्पेस में, जैसे वो ब्लैक ब्लैक जो स्पेस है, हाँ तो वो आर्यखंड है, वही वो भी मतलब। हाँ, वो सब आर्यखंड ही है। अच्छा, पूरा स्पेस जो दिखता है वहां, हाँ तो वो हाँ, क्योंकि आर्यखंड आर्यखंड स्पेस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। है। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो अब भारत अपन से तो फिर और ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ,
वैसे वो जो लोग 100 वो गैलेक्सी वगैरह दिखाते हैं हाँ, जैसे मिल्की वे वगैरह, तो वो और ऐसा कुछ है मतलब? वो सब तारे हैं दूसरे-दूसरे, वो हाइट पर जाकर के हैं, क्योंकि वो तारे हैं ना सारे के सारे। अच्छा। ठीक है। अब अपन इससे कल साइंस को मैच करके देखेंगे कि चंद्रमा पर कैसे, मतलब कहीं तो पहुंचे है ना, वो चंद्रयान कहीं ना कहीं तो लैंड हुआ है। हम ये नहीं मान रहे कि वो चांद पर लैंड हुआ है, कहीं तो लैंड हुआ है। कहाँ लैंड हुआ, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी, क्या चांद पर हम गए हैं अभी तक, क्या जाना संभव है वहां पर, इस प्रकार की चीजें हम देखेंगे कल। आज हमने सूर्य की गति को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, कल एक चीज देखनी रह गई है। आज क्लास बहुत लंबी हो गई इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, कि सूर्य जो है उसमें एक चीज ये देखनी रहेगी कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होती है, और फिर बाकी ज्योतिष विमानों के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल्ड अध्ययन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज जितना समझा है सभी को समझ में आया है? जिनवाणी स्तुति करें हम ही? यार इतना टफ टॉपिक इतने अच्छे से समझा दिया, सिंपल वे में। क्या? इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक इतने सिंपल वे में समझा दिया। अरे बहुत आसान है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस अपने को श्रद्धा रखनी चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें फिर इसमें हम साइंस की कसौटी से तलने लग जाएं तो फिर क्या होता है कि दिक्कत होने लग जाती है। हमको बस जिनवाणी पर श्रद्धा रखनी है, बाकी सब आराम से समझ में आए। ठीक है, हाथ जोड़ेंगे सभी जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का सब करेंगे।